हेलो एवरीवन, वेलकम। आज की इस क्लास में हम यूपीपीएससी जीडीसी इकोनॉमिक्स का जो एग्ज़ाम है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। जी हाँ, आपका ये एग्ज़ाम 31 ऑफ मई को है। तो इससे रिलेटेड अब जो भी हमारे कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, है ना, तो उनके लिए भी ये सेशन हेल्पफुल रहेगा, और जो नहीं कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, सेल्फ स्टडी से या कैसे पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी ये सेशन हेल्पफुल रहेगा। तो पूरा सेशन एंड तक देखिएगा, ठीक है जी। स्टार्ट करते हैं। और मैं यहाँ पे बता दूं कि हमने यूपीपीएससी जीडीसी का कोर्स लॉन्च करा था इकोनॉमिक्स का। तो अभी इसमें आपका प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम है ना। तो इसके लिए आपको पूरा लाइव रिकॉर्डेड कोर्स अगर आप अभी भी लेना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा कि आपकी एक रिवीजन हो जाएगी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, और आगे जो इसका सब्जेक्टिव एग्जाम है ना, उसके लिए हम इसके मॉडल आंसर्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, वो आप जैसे आपका प्रीलिम एग्जाम होगा उसके बाद हम मॉडल आंसर्स पर काम करना शुरू कर देंगे। तो लास्ट टाइम आपने देखा होगा इसी तरह सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए हमने केवीएस एंड ईएमआरएस के मॉडल आंसर्स प्रोवाइड करे थे, जिससे स्टूडेंट्स की काफ़ी हेल्प हुई थी, है ना। तो इसी तरह इस बार हम इसमें भी ये चीज़ आपके सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए प्रोवाइड करेंगे, जितनी भी मतलब हमसे मैक्सिमम हेल्प हो सके, है ना, इन चीज़ों के लिए। तो वो सारा आपको इस कोर्स में एक स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाया जाएगा, प्लस सारे सिलेबस के मॉडल आंसर्स मिलेंगे, ठीक है। और क्लास नोट्स हो गए, क्विजेज हो गई, डाउट सॉल्विंग थ्रू व्हाट्सएप, ये सब इसकी फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है जी। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। बैंडवैगन इफेक्ट, स्नोब इफेक्ट, वेबलन इफेक्ट, एवर्थ जॉनसन इफेक्ट। देखिए, मैंने ना जीडीसी एंड जीआईसी के सेपरेट सेशंस प्लान करे हैं। ये जीडीसी से रिलेटेड है, इसमें थोड़े क्वेश्चंस का लेवल मतलब नेट जितना है, बिकॉज ये एपी लेवल का एग्जाम है। जो आपका जीआईसी का एग्जाम है उसका लेवल थोड़ा कम रहता है, तो उसका सेपरेट सेशन होगा। मैंने एक ही सेशन में जीडीसी जीआईसी मिक्स नहीं करे, बिकॉज थोड़े क्वेश्चंस का लेवल दोनों में ऊपर नीचे रहता है, ठीक है। सो इसलिए हम जीआईसी के लिए भी मैं जल्द ही सेशन लेके आऊँगी। तो देखिए, मैच करना है मुझे इसको। और अगर कोई भी आप में से कोर्स का स्टूडेंट क्लास देख रहे हैं, ही मस्ट नो कि ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से करवाए गए हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। बैंडवैगन इफेक्ट, स्नोब इफेक्ट, वेबलन इफेक्ट, ये 3 इफेक्ट आपकी टिप्स पर होने चाहिए अगर आपने मेरी कोर्स क्लासेस देखी हैं तो देखिए, इसका सही जवाब जो है दैट इज बी। बी इसका सही जवाब है। समझ लेते हैं इस चीज को हम थोड़ा सा। बैंडवैगन इफेक्ट जो है दैट इज कंज्यूमर बाय गुड्स टू बिहेव लाइक अदर मेंबर्स ऑफ सोशल ग्रुप। कि मैं इसलिए कोई चीज़ लेना चाह रही हूँ बिकॉज दूसरे वो चीज़ ले रहे हैं। मेरे दोस्त के पास आईफोन है तो मुझे भी लेना है, मेरे फ्रेंड के पास वो चीज़ है तो मुझे भी लेनी है, मेरे रिलेटिव के पास या मेरे पड़ोसी के पास ये है तो मुझे भी ये लेना है। तो कंज्यूमर इसलिए वो चीज़ बाय कर रहा है, ठीक है, बिकॉज अदर मेंबर्स ऑफ सोशल ग्रुप भी वैसा ही कर रहे हैं। दैट इज अ बैंडवैगन इफेक्ट। आगे आ जाता है आपका स्नोब इफेक्ट। इससे बिल्कुल उल्टा, जब हम यूनिक चीज़ लेते हैं, कंज्यूमर बाइज टू डिफ्रेंशिएट हिमसेल्फ फ्रॉम द सोशल ग्रुप। किसी के पास ये गाड़ी नहीं है, मैं ये गाड़ी लूंगा, मुझे ये गाड़ी डिफ्रेंशिएट करेगी दूसरों से, है ना। यूनिक चीज़ लेना, जो दूसरे नहीं ले रहे, दूसरे नहीं कर रहे वो करना, जो दूसरे नहीं ले रहे वो चीज़ लेना, परचेज करना, दैट इज स्नोब इफेक्ट। फिर आगे आपका वेबलन इफेक्ट। वेबलन इफेक्ट में क्या है, कंज्यूमर जजेस क्वालिटी बाय प्राइस। वेबलन इफेक्ट जैसे कि जो डायमंड है ना, या जो रेंज रोवर की गाड़ी है, इनके प्राइजेस ज़्यादा हैं, इसलिए इनकी डिमांड ज़्यादा हो रही है। कि जो कंज्यूमर है अगर उसके प्राइस ज़्यादा नहीं है तो कंज्यूमर उसकी डिमांड नहीं करेगा। एक ऐसा सोशल ग्रुप, हाई स्टेटस सोशल ग्रुप, कि जो उस चीज़ की डिमांड इसलिए कर रहा है बिकॉज उसका प्राइस ज़्यादा है। यानी कि वो क्वालिटी, वो जज कर रहा है कि अगर उसका प्राइस ज़्यादा है तो उसकी क्वालिटी ज़्यादा होगी, इसलिए उस चीज़ की डिमांड कर रहा है, अपना स्टेटस सिंबल दिखाने के लिए कि मैंने इतनी महंगी घड़ी पहनी है, मैंने इतनी महंगी चीज़ ली हुई है ना। सो व्हेन कंज्यूमर जजेस क्वालिटी बाय प्राइस, दैट इज वेबलन इफेक्ट। अब इसमें ये जो आपका एवर्थ जॉनसन इफेक्ट है ना, ये नया, मैं आपको ये समझा रही हूँ इफेक्ट। इसमें क्या है, अनआइडेंटिफाइड कॉन्सिक्वेंस ऑफ फेयर रेट ऑफ रिटर्न रेगुलेशन। फेयर रेट ऑफ रिटर्न रेगुलेशन जो है, कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है प्रभाव, ठीक है। अनआइडेंटिफाइड प्रभाव किसका, फेयर रेट ऑफ रिटर्न रेगुलेशन का। तो ये क्या मतलब है इसका, समझिए क्या इसका मतलब, ध्यान से समझिए। इसको ए जॉनसन इफेक्ट भी हम बोलते हैं। अकर्स व्हेन ए रेगुलेटेड मोनोपोली ओवर इन्वेस्ट इन कैपिटल इंटेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर। मान लीजिए, अब वही चीज उसने लिखी थी ना, रेगुलेशन, फेयर रेट ऑफ रिटर्न रेगुलेशन। मान लीजिए कि एक मोनोपोली है, उस पर गवर्नमेंट ने रेगुलेशन लगा दी। रेगुलेशन क्या लगाई कि भाई तो तुम्हारा जो रेट ऑफ रिटर्न है तुमको कैपिटल से मिलेगा वो फेयर होगा, मतलब वो इतना ही होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है।
तो इस कारण जो मोनोपोलिस्ट है वो ओवर इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर ले रहा है, उसकी क्वांटिटी बढ़ा रहा है, बिकॉज रेट ऑफ रिटर्न जो है वो एक फेयर लेवल पर सेट कर दिया गया उसको रेगुलेट करने के लिए। रेगुलेटर्स लिमिट द फर्म्स, रेगुलेटर्स ने या गवर्नमेंट ने क्या किया, फर्म्स के प्रॉफिट्स को लिमिट कर दिया एक मैक्सिमम अलोएबल रेट ऑफ रिटर्न सेट करके, ठीक है। तो इसलिए फर्म जो है उसने अपनी अर्निंग्स को मैक्सिमाइज करने के लिए अपना कैपिटल बेस बढ़ाना शुरू कर दिया कि मैं, ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न कम हो गया तो मैं ज्यादा कैपिटल में इन्वेस्ट करूंगा। बात समझे, इसको हम ये इफेक्ट जो है बोलते हैं, ठीक है, ए जॉनसन इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। रिकार्डियन इक्विवेलेंस, रिकार्डियन इक्विवेलेंस प्रोपोजिशन इन पब्लिक फाइनेंस, ये क्या होता है रिकार्डियन इक्विवेलेंस, ये भी हमने समझा हुआ है। सुजेस्ट दैट फाइनेंसिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग थ्रू डेब्ट रेदर देन इमीडिएट टैक्सेशन। तो चलो पहले मैं आपको रिकार्डियन इक्विवेलेंस का मतलब अच्छे से समझाती हूँ। रिकार्डियन इक्विवेलेंस में क्या होता है कि आज गवर्नमेंट जो है वो बोरो करेगी अगर, तो इससे क्या है कि गवर्नमेंट आज बोरो कर रही है, लॉन्ग टर्म के लिए बोरो कर रही है, उससे नॉर्मली क्या होता है कि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन हैं उस पर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट आज बोरो कर रही है, कल को उसको लोन चुकाना है, साथ में इंटरेस्ट रेट भी देना है, तो गवर्नमेंट टैक्सेस वगैरह ज़्यादा लगा सकते हैं फ्यूचर जनरेशन्स पर, यानी कि उस लोन को रीपे करने के टाइम पर, है ना। तो गवर्नमेंट आज बोरो करेगी, दैट मीन्स हाई टैक्सेस इन द फ्यूचर, यही होगा। पर रिकार्डियन इक्विवेलेंस इस चीज़ को कंपनसेट करता है। देखो कैसे, अब कहते हैं रैशनल हाउस होल्ड्स जो हैं इस चीज़ को अभी एंटिसिपेट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट अगर आज ज़्यादा बोरो कर रही है तो आने वाले टाइम में फ्यूचर में टैक्सेस बढ़ने वाले हैं, है ना, जो हमारी जनरेशन्स आने वाली जनरेशन्स पर पड़ेंगे, है ना। तो इसलिए वो अभी ज़्यादा सेव करना शुरू कर देते हैं कि हम उनके लिए ज़्यादा सेव कर लेते हैं, ज़्यादा बचा लेते हैं, ताकि आने वाले टाइम में उनको ये चीज़ एक बर्डन ना लगे, है ना। तो वो चीज़ कंपनसेट हो जाती है बेसिकली इससे। कंजम्पशन डज नॉट राइज सिग्निफिकेंटली, एग्रीगेट डिमांड, अभी वो सेव कर रहे हैं, प्रेजेंट जनरेशन से सेव कर रही हैं, है ना, इस कारण कंजम्पशन नहीं बढ़ रही, गवर्नमेंट बोरो कर रही है पर कंजम्पशन नहीं बढ़ रही, लोग सेव कर रहे हैं, है ना, क्योंकि रैशनली लोगों ने एंटिसिपेट कर ली ये चीज़। एग्रीगेट डिमांड अनचेंज रह रही है, ठीक है। तो ये आपकी थ्योरी है, यानी कि ऐसा आप ऐसा समझ लीजिए, रिकार्डियन इक्विवेलेंस में क्या है कि एग्रीगेट डिमांड पर इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि हाउस होल्ड एंटिसिपेट कर लेते हैं फ्यूचर टैक्सेस को, तो वो अपनी कंजम्पशन बढ़ाते नहीं है, वो सेव करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। सो फाइनेंसिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग थ्रू डेप्ट रेदर देन इमीडिएट टैक्सेशन, अगर डेप्ट के थ्रू गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाई जा रही है, ठीक है, नॉर्मली क्योंकि हम पढ़ते हैं फिस्कल पॉलिसी में कि जब गवर्नमेंट अपना खर्चा बढ़ाती है तो इसका एक्सपेंशनरी इम्पैक्ट इकोनॉमी पर पड़ेगा, डिमांड बढ़ेगी, है ना। रिकार्डियन इक्विवेलेंस में क्या चीज़ हुई, डिमांड बढ़ी ही नहीं, गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ा, गवर्नमेंट ने बोरो करने से अपना खर्चा बढ़ाया, पर उसका इम्पैक्ट ये नहीं पड़ा कि लोगों की डिमांड बढ़ गई, क्योंकि लोगों ने सेव करना शुरू कर दिया एक इस एंटिसिपेशन के थ्रू। समझ गए बात को। सो दैट्स वाई फोर्थ आंसर इसका सही है, सॉरी ये सी आंसर इसका सही है, नो इफेक्ट ऑन एग्रीगेट डिमांड। आगे चलिए, प्राइमरी पर्पस ऑफ आईएमएफ स्पेशल ड्राइंग राइट्स इज टू, स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो आईएमएफ का, उसका प्राइमरी पर्पस क्या है। तो देखिए, जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स हैं ये इंटरनेशनल रिजर्व एसेट्स हैं जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा क्रिएट किए गए 1969 में, डेट याद रख लेना। मेन ऑब्जेक्टिव एसडीआर का होता है ऑफिशियल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो है उनको सप्लीमेंट करना मेंबर कंट्रीज को, इंटरनेशनल लिक्विडिटी बढ़ाना। बेसिकली ये जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स हैं ये अपने आप में करेंसी नहीं है, आप ऐसा समझ सकते हो, ये एक एक्सचेंज रिजर्व्स है। मेंबर्स जो कंट्रीज है ना उनको अपने कोटा के अकॉर्डिंगली ये रिजर्व्स दिए जाते हैं, जितना जिस मेंबर का बीच में पार्टिसिपेशन है, कोटा शेयर है, उसके अकॉर्डिंग उसको एसडीआर्स दिए जाते हैं। दे कैन बी एक्सचेंज्ड अमंग मेंबर कंट्रीज फॉर फ्रीली यूजेबल कंट्रीज, तो मेंबर कंट्रीज में कहता है ये एक्सचेंज भी हो सकते हैं। तो सी आंसर इसका सही है। लेट्स सी, सप्लीमेंट इंटरनेशनल रिजर्व एसेट्स ऑफ मेंबर कंट्रीज। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को रेगुलेट करता है, नहीं। इमरजेंसी लोन्स बैंकरप्ट कंट्रीज, नहीं। रिप्लेस नेशनल करेंसीज, नहीं। सप्लीमेंट करता है ये इंटरनेशनल रिजर्व एसेट्स को मेंबर कंट्रीज की। आप इसको क्लियर भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि जो मेंबर कंट्रीज है ना आईएमएफ के, है ना, उनके मेंबर कंट्रीज के इंटरनेशनल रिजर्व एसेट्स को बढ़ाना या उसको पूरा करना, ठीक है, बढ़ाना या उसको पूरा करना,
ठीक है, यहाँ पे ऐसा कह सकते हो सपोर्ट करना या उसको मेंटेन करना, ताकि जो वो कंट्री है उसकी इंटरनेशनली पेमेंट्स वगैरह करने की जो कैपेसिटी है वो बनी रहे। ठीक है, आगे चलते हैं। सो देखो, ए मार्केट स्ट्रक्चर इन विच देयर इज ओनली ए सिंगल वायर एंड सिंगल सेलर इज कॉल्ड। सिंगल वायर सिंगल सेलर, चलो सारे समझते हैं। देखो, डुओपोली जो रहता है मेरा, इसमें क्या है, ये ओलिगोपोली का एक पार्ट है। डुओपोली इज ए पार्ट ऑफ ओलिगोपोली। ओलिगोपोली का मतलब है कि जो मार्केट में कुछ बड़े फर्म्स हैं, है ना, कुछ फर्म्स का मार्केट पे दबदबा होना। ओलिगोपोली में आप ऐसा कह मान सकते हैं कि अबाउट अप्रॉक्सीमेटली 8 फर्म्स जो मार्केट पर पूरा अपना दबदबा जमाए हुए हैं। मतलब कि स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज फर्म्स डोमिनेट द इंडस्ट्री। ठीक है, ये होता है डुओपोली, इसका पार्ट है। डुओपोली में ऐसे दो फर्म्स होते हैं, ऐसे दो फर्म्स होते हैं, दो लार्ज फर्म जो इंडस्ट्री को डोमिनेट करते हैं। ठीक है जी। और मोनोपोसोनी जो है, ये मोनोपोली में जैसे क्या होता है, वन सेलर होता है, मोनोपोसोनी में एक बायर होता है, वन बायर होता है। ठीक है, बाइलेटरल मोनोपोली एक ऐसी सिचुएशन है दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मोनोपोली प्लस मोनोपोसोनी प्लस मोनोपोसोनी, यानी कि जिस मार्केट में सिंगल सेलर एंड सिंगल बायर हो उसको हम बाइलेटरल मोनोपोली बोलते हैं। आगे देखो, कहते हैं कि इस इकोनॉमिस्ट ने थ्योरी ऑफ सर्कुलर कॉजेशन दी है। हमने बहुत अच्छे से ये थ्योरी पढ़ी हुई है। तो ये थ्योरी हमारी गुनर माइडल ने दी है। ये यूजीसी नेट में भी आपको एक बार क्वेश्चन आया था ये वाला, और क्योंकि थोड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन है, इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चन आपके स्टेट लेवल के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सो गुनर माइडल ने ये कंसेप्ट डेवलप किया था सर्कुलर एंड कम्युलेटिव कॉजेशन का, दैट इज सर्कुलर कॉजेशन। ठीक है, इसमें उसने क्या डिस्क्राइब किया था, हाउ इकोनॉमिक प्रोसेस कैन लीड टू कम्युलेटिव एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अब ऐसा समझ लीजिए कि एक इनिशियल चेंज जो है आगे एक लूप फीडबैक इफेक्ट क्रिएट करता है जिससे दूसरा चेंज होता है। ठीक है ना, इसमें उसने बैकवर्ड इफेक्ट्स एंड स्प्रेड इफेक्ट्स की भी बात करी है। मैंने ये थ्योरी आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में सारी पढ़ाई हुई है। इसमें हमने ये बैकवर्ड इफेक्ट्स, ये स्प्रेड इफेक्ट्स, ये सब इफेक्ट्स भी समझे। बैकवॉश इफेक्ट्स एंड स्प्रेड इफेक्ट्स जो हैं ये भी अच्छे से समझे हुए हैं, बैकवॉश इफेक्ट्स एंड स्प्रेड इफेक्ट्स। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इफ द प्राइजेस ऑफ ऑल द गुड्स हैव चेंज्ड इन द सेम प्रपोर्शन, अगर सभी गुड्स के प्राइजेस सेम प्रपोर्शन में चेंज होंगे और लेस्परे इंडेक्स 150 है तो पाश्चे प्राइस इंडेक्स क्या होगा। तो यहाँ पे पहले एक चीज समझिए, जब भी ऐसा सिचुएशन हो कि सभी प्राइजेस सेम प्रपोर्शन में चेंज हो रहे हैं, उस केस में लेस्परे एंड पाश्चे इंडेक्स दोनों इक्वल होते हैं। ध्यान से समझो कैसे। हम इनके फार्मूलेस क्या करते हैं, दैट इज द फार्मूला ऑफ लेस्परे इंडेक्स, राइट, एंड दैट इज द फार्मूला ऑफ पाश्चे इंडेक्स। इसमें बस हम क्यू नोट की जगह Q1 लिख देंगे तो वो पाश्चे इंडेक्स बन जाएगा, है ना। अब मान लो कि प्राइजेस इन द करंट ईयर चेंज बाय कांस्टेंट प्रपोर्शन, है ना, क्या यही लिखा था ना उसने कि प्राइजेस जो है सेम प्रपोर्शन में चेंज हो रहे हैं क्वेश्चन में, है ना, प्राइजेस सेम प्रपोर्शन में चेंज हो रहे हैं। ठीक है, प्राइजेस इन द करंट ईयर, एक वो जो प्रपोर्शन है लेट कर लो, वो प्रपोर्शन के है। ठीक है, प्राइजेस इस प्रपोर्शन से चेंज हो रहे हैं, के प्रपोर्शन से चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स जो मेरा करंट प्राइस है दैट विल इक्वल टू दैट, है ना, जो पुराना प्राइस था उसको एक पर्टिकुलर प्रपोर्शन से मल्टीप्लाई कर दिया कांस्टेंट प्रपोर्शन से, तो ये न्यू प्राइस आ गया, है ना। तो अगर मैं, देखो ध्यान से इस चीज को देखो, अगर मैं P1 की जगह के मल्टीप्लाई P नोट पुट कर दूं, सेम पैसे में भी ऐसा कर दूं, तो दोनों का आंसर यही आएगा, दोनों का आंसर यही आएगा। क्योंकि देखो इसको अगर हम करें सॉल्व, इट विल बी के बाहर निकाल लो, सिग्मा P नोट Q नोट, क्योंकि के कांस्टेंट है, सिग्मा वेरिएबल के साथ लगता है, प्रपोर्शन के साथ नहीं, है ना। तो ये आपका कट जाएगा आपस में, आंसर आ गया k मल्टीप्लाई बाय 100। और सेम यही केस आपका पास में होगा, आंसर आएगा k मल्टीप्लाई बाय 100। समझ गए। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट, ए परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म वुड शट डाउन इफ, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म जो है वो शट डाउन कब करेगा। तो यहाँ पे हमको परफेक्ट कॉम्पिटिशन में शट डाउन की कंडीशन का अच्छे से पता होना चाहिए, जब भी प्राइस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से कम हो जाता है। जी हाँ, प्राइस जब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से कम हो जाता है तो दैट इज अ शट डाउन पॉइंट। इसको मैं आपको थोड़ा डायग्रामेटिकली बना के दिखाती हूँ। ये मेरा एबीसी कर्व ऐसे बनेगा, इसके ऊपर मेरा एसी कर्व बनेगा। ठीक है, एमसी कर्व पहले एबीसी के मिनिमम से निकलता है, फिर एसी के
एसी के मिनिमम से निकालना है आपको इसको, ठीक है। एसी का मिनिमम देखो इसमें कौन सा है, पहले तो एसी का मिनिमम जो है ना एबीसी के मिनिमम के बाद आएगा, ठीक है। जैसे मान लो इसका मिनिमम ये है, तो एमसी जो है ऐसे निकलेगा, पहले इसके मिनिमम से। तो मेरा बोर्ड पर आप समझ पा रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मुझसे बोर्ड पर जैसे भी बन रही है, दैट इज द मिनिमम ऑफ एसी, ठीक है। दैट इज द मिनिमम ऑफ एसी और दैट इज द मिनिमम ऑफ एबीसी, ऐसे। तो परफेक्ट कंपटीशन में ये मेरा सप्लाई कर्व बनता है, दिस सप्लाई कर्व। एबीसी के ऊपर वाला पोर्शन जो है एमसी कर्व, दैट इज अ सप्लाई कर्व, एबीसी के ऊपर वाला। क्यों? क्योंकि एबीसी यहाँ पर फर्म शट डाउन कर देता है अपनी प्रोडक्शन, यहाँ पर फर्म अपनी प्राइस इधर ले लो, ठीक है, क्वांटिटी इधर ले लो, तो यहाँ पे फर्म अपनी प्रोडक्शन को क्या कर रहा है, शट डाउन कर रहा है। तो शट डाउन पॉइंट इज वेयर प्राइस, या यू कैन से एवरेज रेवेन्यू एंड प्राइस हम इक्वल कंसीडर करते हैं। प्राइस और एवरेज रेवेन्यू अगर आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से कम हो जाए तो दैट इज अ शट डाउन पॉइंट, ठीक है। सो ऐसा समझ लो, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा है अगर प्राइस से, ठीक है, इफ प्राइस इज लेस देन एबीसी तो फर्म विल शट डाउन प्रोडक्शन, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका बी वाला। आगे देखो, इफ एन इकोनॉमी वांट्स टू इंक्रीज एग्रीगेट इनकम, एक इकोनॉमी में एग्रीगेट इनकम अगर बढ़ाई जा रही है यहाँ पे 500 करोड़, इकोनॉमी वांट्स टू इंक्रीज, तो इन्वेस्टमेंट में कितना इंक्रीज होगा अगर एमपीसी 0.4 है, ठीक। अगर एक इकोनॉमी में ये वांट करा जा रहा है कि 500 करोड़ एग्रीगेट इनकम बढ़ाई जाए, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट में कितना इंक्रीज होगा कि अगर हमारा एमपीसी 0.4 है, ठीक है। तो फार्मूला लगा दीजिए बस यहाँ पे, ये वाला पहले फार्मूला लगाओ, चेंज इन इनकम ओवर चेंज इन इन्वेस्टमेंट, एंड देन ये वाला एक फार्मूला लगेगा, है ना, दैट इज 1/1 माइनस 0.4, 0.6, 10/6 आ रहा है, मल्टीप्लायर 10/6 आ रहा है। तो चलो यही इस पर पुट कर लो, 10/6 बाद में कटिंग करते हैं। इनकम में कितना इंक्रीज बोल रहा है वो 500, है ना। तो मुझे ये वाला पता करना है इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज, इसको ना इस साइड ले जाऊंगी मैं, ठीक है, ऐसे, और 500 को 6 से मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, कितना होगा 6×5 का 30, ये 3000 ओवर ये 10 इधर आ जाएगा, तो ये आपका 300 आंसर आ रहा है, सेकंड वाला आपका इसमें आंसर आ रहा है, ठीक है जी। आगे देखिए, बेर्गसन समल्सन क्या कहता है, सोशल वेलफेयर फंक्शन अप्रोच में सोशल वेलफेयर कब मैक्सिमाइज होती है। देखो, सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइज होती है जब मेरा सोशल इंडिफरेंस कर्व मेरे यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व कैसे बनता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो हमारा होता है ना, उससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं यूटिलिटी कर्व को वेलफेयर इकोनॉमिक्स में, ठीक है। और सोशल इंडिफरेंस कर्व, ये जो मेरा इंडिफरेंस कर्व है यूटिलिटी अपना, जो मेरा इंडिफरेंस कर्व है वेलफेयर इकोनॉमिक्स में सोशल इंडिफरेंस कर्व से रिप्रेजेंट होता है, इंडिफरेंस कर्व से सोशल इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट होते हैं इन द वेलफेयर इकोनॉमिक्स, एंड यूटिलिटी कर्व जो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से रिप्रेजेंट होता है ना, जहाँ पे ये दोनों कट करते हैं। दैट इज नॉट बेसिकली, इसको हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व नहीं बोलेंगे वेलफेयर इकोनॉमिक्स में, इसको हम यूटिलिटी कर्व बोलेंगे, है ना, इसको हम सोशल इंडिफरेंस कर्व बोलेंगे, ठीक है जी। तो where my utility curve और utility possibility curve cut the social indifference curve, उससे अपना टेंजेंट, ये आंसर टेंजेंट है, जहां पर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, टेंजेंट हो रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। सो दैट पॉइंट इज, अगर मान लो ये मेरा कर्व है, ठीक है, अब इंटरसेक्ट यहाँ पर तो इंटरसेक्ट कर रहा है, पर क्या बेर्गसन समल्सन के अकॉर्डिंगली यहाँ पे सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइज होगी, नहीं, इंटरसेक्ट पर नहीं मैक्सिमम होगी, टेंजेंट पर मैक्सिमम होगी, जहां पर वो ऐसे टच कर रहे हैं, टेंजेंट इनके टच कर रहा है, काट नहीं रहा उसको, टच कर रहा है, ठीक है। इंटरसेक्शन वाले पॉइंट पर नहीं होगी, टेंजेंसी वाले पॉइंट पर होगी, ठीक है जी। एंड दिस इज अनअचीवेबल, ये सोसाइटी यहाँ अचीव ही नहीं कर सकती अगर हाइयर इंडिफरेंस कर्व बना दूंगी तो, ठीक है। तो दैट पॉइंट, इस पॉइंट पर सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइज होगी मेरी, क्लियर। तो आंसर विल बी फर्स्ट, ये देखो ये ऐसे ही बनाया था।
आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नोट द क्लासिकल प्रिंसिपल्स, इनमें से कौन से क्लासिकल प्रिंसिपल्स नहीं है, बताइए। क्लासिकल्स ने क्या क्या बोला, पहले तो ये देखो। क्लासिकल्स कहते हैं सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, दोनों बराबर है। क्लासिकल्स कहते हैं मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज का ही काम करता है, इसमें न्यूट्रलिटी ऑफ मनी की बात करी गई है, न्यूट्रलिटी ऑफ मनी की। और क्या कहते हैं क्लासिकल्स, क्लासिकल्स कहते हैं भाई लेजिस फेयर है, गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस नहीं है, गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी, क्या होगा, ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट होगी, ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट, सिस्टम अपने आप एडजस्ट करेगा, ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट, या मार्केट फोर्सेस जो हैं डिमांड एंड सप्लाई की, वो सिस्टम को करेक्ट करेंगी, जिसको एडम स्मिथ ने इनविजिबल हैंड बोला है, इनविजिबल हैंड बोला है। तो रटवा रही हूँ आपको सारा ये, ठीक है। क्लासिकल देखो, आपको यही फायदा होता है एमसीक्यू सॉल्व करने का या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने का। जब भी क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन से जुड़ी सभी चीजें ना दिमाग में रिवाइज कर लो। क्लासिकल इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आया है तो क्लासिकल्स की सारी जम्पशंस दिमाग में अच्छे से रिवाइज कर लो, अच्छा ये चीजें क्लासिकल्स में होती हैं। इसके अलावा और क्या होता है, लॉन्ग रन, ये लॉन्ग रन की बात करते हैं, जबकि केन्स बोलता था इन लॉन्ग रन वी आर ऑल डेड, है ना, ये मेन होती है। और फुल एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट की ये बात करते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट इज नॉर्मल फीचर, ये चीजें हैं इसमें, ठीक है। तो क्या आएगा, और फ्लेक्सिबिलिटी, और फीचर याद आ गया, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबल वेजेस हैं, फ्लेक्सिबल प्राइजेस हैं, फ्लेक्सिबल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये सारी आपकी क्लासिकल्स की जम्पशंस हो गई, ठीक है। सप्लाई डिमांड के बराबर बिल्कुल सही, स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं। उसने नोट पूछा है कि कौन सा उसका प्रिंसिपल नहीं है, यानी कि सेकंड वाला तो पक्का होगा ही होगा, फर्स्ट वाला क्योंकि है तो वो उसमें नहीं आएगा, तो फर्स्ट वाला मैं एलिमिनेट कर रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। इंटरेस्ट फ्लेक्सिबल है, ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि नोट में नहीं आएगा, इसको भी एलिमिनेट कर दो, ठीक है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी नॉट सेल्फ इक्विलिब्रेटिंग, वो तो होती है, वो कहता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी अपने आप इक्विलिब्रियम में चली जाती है, गवर्नमेंट नहीं इंटरवेंशन वगैरह करेगी, है ना, तो ये गलत है। फोर्थ वाला भी सही आएगा, है ना, फर्स्ट भी आंसर में आएगा, फोर्थ भी आंसर में आएगा, और नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन बिल्कुल सही है, यानी कि ये आंसर में नहीं आएगा, ठीक है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा आपका सेकंड एंड फोर्थ, ठीक है जी। आगे देखो, लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बिकॉज, लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व कहता है कि डाउनवर्ड स्लोप करता है लेफ्ट टू राइट, क्यों, क्योंकि देखो लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व जो है ना मेरा, है ना, ये डिमांड फॉर मनी से आप रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है डिपिक्ट करता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट डिमांड फॉर मनी से नेगेटिवली रिलेटेड है। ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा मेरा तो उस पर डिमांड फॉर मनी कम होगी, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मेरी डिमांड फॉर मनी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इसका सही जवाब है सी, समझते हैं इसको। कहते हैं जब व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लो, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट लो होगा तो सेंट्रल बैंक सप्लाई ऑफ मनी को रिड्यूस करेगा, ऐसा तो नहीं बताता, ये कब ऐसा बताता है कोई, नहीं तो, है ना। फिर जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी डज नॉट चेंज, नहीं, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा ना तो लोग ज्यादा पैसे अपने पास होल्ड करना शुरू कर देंगे, है ना, होल्ड करना शुरू कर देंगे, क्योंकि उनको पता है कि भाई बैंक में पैसा जमा करवाने से ज्यादा इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, सो दे विल कीप होल्डिंग मनी विद देम। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी बेसिकली डिक्रीज है ना, डिक्रीज क्यों है, क्योंकि पैसे होल्ड करने की जो आपकी कॉस्ट है वो कम हो रही है, कि आपको ज्यादा सेक्रीफाइस बेयर नहीं करना पड़ रहा पैसे होल्ड करने का, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम ही है ना। सो एज रेट ऑफ इंटरेस्ट राइसेस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट राइसेस, बिल्कुल जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो पैसा होल्ड करने की कॉस्ट बढ़ेगी, क्योंकि भाई देखो बढ़े हुए रेट ऑफ इंटरेस्ट पर अगर आप पैसा होल्ड करोगे तो यू विल रियलाइज कि भाई आप ज्यादा सेक्रीफाइस कर रहे हो, है ना, आप ज्यादा सेक्रीफाइस कर रहे हो क्योंकि इंटरेस्ट रेट मार्केट में अच्छा मिल रहा है, बात समझे, तो सी वाला बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये तो बता ही दिया, समझा ही दिया आपको कि सी वाला तो दैट इज द करेक्ट आंसर। आगे देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट इंडिकेटर ऑफ मेजरिंग ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर। तो देखिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स जब हम पढ़ते हैं, ये भी हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में करते हैं, अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वास्टिंग एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी, ये इसके इंडिकेटर्स में आते हैं, स्पेसिफिकली इन्फेंट मोर्टेलिटी का इसमें जिक्र नहीं है, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन पर कैपिटा ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एंड पोल्यूशन लेवल इज रिप्रेजेंटेड बाय,
देखो ध्यान से समझो, ये मेरा यू शेप्ड कजनेट कर्व है, ठीक है। अगर मैं इस कर्व को नॉर्मली कजनेट कर्व बोलूँ, ठीक है, कजनेट कर्व बोलूँ, तो ये रिप्रेजेंट करता है, इस साइड हम लेते हैं इनइक्वालिटी, इस साइड हम लेते हैं इनकम। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि जैसे जैसे कंट्री की इनकम बढ़ती है, कंट्री डेवलप करता है ना, उसमें इनइक्वालिटीज़ बढ़ती हैं बढ़ती हैं बढ़ती हैं, फिर और डेवलप हो गया कंट्री, इनइक्वालिटीज़ कम होनी शुरू हो गई, ये बताता है। अब अगर यही कर्व को मैं बोलूँ एनवायरमेंटल कजनेट कर्व, अगर इसी कर्व को मैं बोलूँ एनवायरमेंटल कजनेट कर्व, तो ये बाकी सब वैसे ही रहेगा, बस यहाँ पर इनकम आएगी आपकी, इनकम यानी कि जीएनपी, और यहाँ पे इनइक्वालिटीज की जगह पोल्यूशन लेवल आएगा, ठीक है। कि जैसे जैसे कंट्री तरक्की करता है, डेवलपिंग स्टेज में जाता है, पोल्यूशन लेवल बढ़ता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता है, क्योंकि डेवलपिंग हो रहा है ना अभी। जब हाईली डेवलप्ड हो जाता है फिर पोल्यूशन लेवल कम होना शुरू हो जाता है, वेज ऐसी ढूंढ लेता है कैसे पोल्यूशन को भी कम रखना है डेवलपमेंट के साथ। तो इन्वायरमेंटल कजनेट का डिपिक्ट द रिलेशन बिटवीन पर कैपिटा इनकम एंड अपना पोल्यूशन लेवल। क्लियर? इन्वर्टेड यू शेप्ड। आगे देखो, मिसेस जॉन रॉबिन्सन के अकॉर्डिंगली स्टेज ऑफ गोल्डन एज कब होता है? स्टेज ऑफ गोल्डन एज जब हमारा, ये भी हमने पढ़ा हुआ है रॉबिन्सन गोल्डन एज वाली जो थ्योरी है उसमें, कि जब कैपिटल ग्रोथ रेट इक्वल हो लेबर ग्रोथ रेट के, ऐसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज द गोल्डन एज, दैट इज द गोल्डन एज इंश्योरिंग बैलेंस्ड ग्रोथ, ठीक है। तो आगे हम क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बट यू विल टेल मी इन कमेंट्स कि आपको ये सेशन कितना अच्छा लगा, ठीक है, कितना हेल्पफुल रहा। अगर आप मुझे बताओगे कमेंट्स में, देन श्योरली आपके एग्जाम से पहले इसका मैं एक और सेशन लूंगी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का, ठीक है, जिससे आपको थोड़ा एग्जाम के लेवल वगैरह के बारे में चीज़ें समझ आएंगी। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।